फैक्ट गेम में मन न लगने की वजह से मैं यानी कि तीवत का रॉक गॉड सोल लैंड की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो गया। मेरे साथ हद से ज्यादा बड़बड़ करने वाली पेमन भी सोल लैंड में ट्रांसमिग्रेट होकर आ गई। इस दुनिया में आने का मेरा मकसद था असुरा गॉड, सी गॉड और एंजल गॉड के बीच हो रहे बैटल को रोकना, लेकिन तभी मेरी किस्मत ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? धीरे धीरे कियान रेनेक्सू को मुझसे प्यार हो गया और वो मुझसे शादी करना चाहती है। यही नहीं, मैंने अपनी पावर के सिर्फ 1% से तांग सैन की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। कहानी शुरू होती है जब दुनिया में सारे देवता और दानव आपस में भिड़ रहे हों तो मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन आम जनता का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा बस एक ही मकसद है, चारों दिशाओं को शांत करना और इस बेदर्द दुनिया में मासूमों को सुरक्षा देना। जालिंग पास के ऊपर आसमान में तीनों देव भयंकर जंग में उलझे हुए थे कि अचानक एक दिव्य और रोबदार शख्सियत की एंट्री हुई। वो छाती पर हाथ बांधे खड़ा था और उसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। छियान रेनशुए पसीने से लथपथ उठी, दिल धक धक धड़क रहा था और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। फिर वही सपना, ये बार बार क्यों आ रहा है? सी गॉड, राक्षस देव, स्पिरिट एम्पायर और वो खुद को मोराक्स कहने वाला अजीब सा भगवान। और इस बार उल्कापिंड गिरने से ठीक पहले उसने वो चेहरा साफ देख लिया था। वो चेहरा इतना जाना पहचाना था कि उसकी रूह कांप गई। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। वो तो बस एक नंबर का नल्ला और मुफ्तखोर है। वो इतना ताकतवर यानवांग एम्परर कैसे हो सकता है? तियानदो शहर के उत्तर में बने एक आलिशान बंगले में तुम्हें अचानक से एक जोरदार छींक आई। तुमने थोड़ा रुक कर सोचा और उन एम्बर जैसी चमकती आंखों में एक पल के लिए शंका आई। लॉजिकली देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी हर तरह के जहर और बीमारी से परे है, फिर सर्दी जुकाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मुझे याद कौन कर रहा है? जोंगली, क्या हुआ तुम्हें? पास में ही हवा में तैरती 2 फीट की छोटी सी पैमन अपनी नींद से भरी आंखें मलते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग गई है। ये सुनते ही पैमन की नींद गायब हो गई। वो हवा में उड़ी, आंखें फाड़कर देखने लगी और मन ही मन सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने ज्यादा सफाई नहीं दी, बस उसे जल्दी सोने को कहा। उसे सिर एक तरफ लुढ़काकर सोता देखकर तुमने मुस्कुराते हुए उस पर कंबल उड़ाया और खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखने लगे। तुम असल में तीवत के यानवांग एम्परर मोराक्स थे। जब तुम्हारी दिव्य शक्तियां क्षीण हो रही थीं, तब किस्मत तुम्हें पैमन के साथ खींचकर इस डोलो कॉन्टिनेंट में ले आई। देखा जाए तो यह कोई बुरी बात भी नहीं थी। अगर तुम तीवत में ही रहते तो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आते ही पैमन तुम्हारे कान के पास आकर चिल्लाने लगी, ओए आवारा, उठ जाओ। तुम्हारी भौहें तन गईं। मुझे याद है कि ट्रैवलर ने कहा था कि तुम बस एक इमरजेंसी खाना हो। बिल्कुल नहीं, पैमन तो बस पैमन है। छोटी सी पैमन हवा में पैर पटकते हुए गुस्सा हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो तो बस एक मजाक था। 2 ही मिनट में पैमन का गुस्सा शांत हो गया। वो अपने छोटे छोटे हाथ मलते हुए उम्मीद भरी नजरों से बोली, वैसे आवारा जी, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? वेस्ट साइड में एक बहुत बढ़िया टोफू की दुकान है, आज वहीं चलते हैं ना? ग्रेट, मुझे तो मीठा टोफू खाना है और उसमें 3 चम्मच चीनी भी चाहिए। नमकीन टोफू का टेस्ट ज्यादा क्लासिक होता है। मुझे नहीं सुनना, मुझे तो मीठा ही चाहिए। तियानदो की सड़कों पर चलते हुए पैमन हर आते जाते बंदे को हेलो बोल रही थी। अंकल, आंटी, भैया, दीदी, किसी को नहीं छोड़ रही थी। शहर के लोग इस उड़ती हुई छोटी सी चीज के आदी हो चुके थे। सब इसे तुम्हारा कोई अजीब स्पिरिट अवतार समझते थे, जिसमें लड़ने की ताकत तो नहीं थी पर देखने में काफी क्यूट थी। तुम उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे और ट्रैवलर वाली फीलिंग ले रहे थे। जब पैमन जैसी बोलने वाली दुकान साथ हो तो तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत ही कहाँ थी? गुड मॉर्निंग क्राउन प्रिंस, पैमन ने चलते चलते हवा में कैजुअली विश किया। शुए चिंघे ने अनजाने में जवाब दे दिया, पर जब तक उसका ध्यान भटका तुम और पैमन काफी आगे निकल चुके थे। तुम्हारी चाल अभी भी एकदम रिलैक्स थी। पीछे से आती हुई छानबीन करती नजरें धीरे धीरे करीब आ रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही पलों में शुए चिंघे तेजी से चलकर तुम्हारे पास आ गया। छोटे पैमन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शुए चिंघे ने बहुत ही मीठी और भोली मुस्कान के साथ पूछा। हम टोफू खाने जा रहे हैं। प्रिंस साहब, आप भी चलेंगे क्या? पैमन ने बस शिष्टाचार में पूछ लिया। जरूर, वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं किया है। पैमन वहीं जम गई। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी। तुम समझ गए थे कि उस छोटे से जीव का चेहरा उतर चुका है। उसने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था, पर यह बंदा तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत, तुम लोगों की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इस नाश्ते के बाद तो कंगाली पक्की थी। शुए चिंघे ने पैमन का उतरा हुआ चेहरा देख लिया और मन ही मन हंसा। फिर बड़े दिल वाले अंदाज में बोला, मिलना एक इत्तेफाक है। आज का नाश्ता मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच प्रिंस साहब। पैमन की बाँछें खिल गईं। वो तुरंत मुड़ी और तुम्हारी कोहनी मारते हुए बोली, जोंगली, कुछ सीखो इनसे। थोड़े पैसे कमाया करो ताकि बाद में हम भी प्रिंस साहब को ग्रैंड डिनर करा सकें। तुम्हारा मतलब क्या है? शुए चिंघे ने सोचा, इसका क्या मतलब हुआ? चलो चलो टोफू खाते हैं। पैमन को मीठा टोफू सबसे ज्यादा पसंद है। पैमन माहौल को संभालते हुए आगे बढ़ी, पर तुम्हें ताना मारना नहीं भूली। कुछ मुफ्तखोरों की तरह नहीं, जिन्हें नमकीन टोफू पसंद आता है। यह कहते हुए उसने तुम्हें घूर कर देखा। तुम्हारा चेहरा एकदम शांत था, जैसे तुमने कुछ सुना ही न हो। शुए चिंघे तुम्हारे बगल में चल रहा था। उसकी नजरें बार बार तुम पर टिक रही थीं
और आंखों के पीछे की चालाकी साफ छुप रही थी। वेस्ट साइड की पुरानी नाश्ते की दुकान में जैसे ही तुम तीनों बैठे, मालिक के हाथ कटोरा पकड़ते समय कांप रहे थे। अभी तुमने ऑर्डर दिया भी नहीं था कि बगल वाली टेबल की बातें तुम्हारे कानों में पड़ी। एक महिला कस्टमर ने अभी अभी आई मीठी टोफू की कटोरी अपने साथी की तरफ बढ़ाई और पूछा, चीनी डालूं क्या? पुरुष कस्टमर ने गंभीरता से कटोरी ली और बोला, या तो 2 चम्मच डालो या 4। महिला हैरान हुई, 3 चम्मच क्यों नहीं? पुरुष ने ठंडी सांस भरी और बहुत ही सीरियस होकर बोला, 3 चम्मच चीनी डाली तो घर का घोड़ा निकल लेगा। ऐसी अजीब बात सुनकर पास बैठा शुए चिंघे भौचक्का रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में ऐसा होता है? 3 चम्मच चीनी का इतना बड़ा अपशकुन? और ठीक उसी वक्त शहर के दरवाजे के बाहर शहर में घुसने की तैयारी कर रहा वांगछी डोलू अचानक बिना किसी वजह के जोर से छींका। उसकी आंखों में तुरंत दरिंदगी आ गई। पता नहीं कौन पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, सच में मरने का शौक चढ़ गया है। पैमन ने बगल वाली टेबल की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। फिर दुकान के मालिक की तरफ चिल्लाई, भैया 2 मीठे टोफू और 1 नमकीन देना, और हाँ, मीठे वाले में 3 चम्मच चीनी बिल्कुल मत डालना। शुए चिंघे ने अपने चेहरे पर प्रिंस वाला नकाब पहने रखा और बड़े अदब से बोला, जोंगली भाई, सुना है आपका ज्ञान काफी गहरा है, क्या हम इस बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं? पैमन अभी डिंगे हाँकने ही वाली थी कि जोंगली को सब पता है, लेकिन ऐन मौके पर अपनी बात बदलते हुए बोली, अरे इन्हें कुछ नहीं आता, मुफ्त का खाने पीने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। तुम्हारा मतलब क्या है? शुए चिंघे ने मन ही मन राहत की सांस ली। जब इसका अपना स्पिरिट ही ये कह रहा है तो लगता है इसमें सच में कोई खास बात नहीं है। तभी तुमने नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आवाज किसी 1000 साल पुराने पहाड़ की तरह भारी और स्थिर थी। कोई बात नहीं प्रिंस साहब, आप जो पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए। इसे इस नाश्ते का शुक्रिया समझ लीजिए। शुए चिंघे की भौहें थोड़ी उठी। उसने सीधा एक मुश्किल सवाल दाग दिया, जोंगली भाई, आज के समय में स्पिरिट हॉल के बारे में आपकी क्या राय है? पैमन ने तुरंत तुम्हारी आस्तीन खींची और धीरे से बोली, अगर नहीं पता तो फेंको मत, कहीं प्रिंस साहब टोफू के पैसे देने से मना न कर दें। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उंगलियों से कटोरी के किनारे को सहलाते हुए तुमने धीमे से कहा, सच कहूं तो स्पिरिट हॉल का जाल बहुत खतरनाक है, लेकिन अंदरूनी और बाहरी समस्याओं ने उन्हें घेर रखा है। शुए चिंघे मन ही मन हंसा, वही हवाई बातें। पर अगले ही पल तुम्हारे शब्दों ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। पहले जाल की बात करते हैं। इस महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर्स की सबसे ज्यादा इज्जत है। स्पिरिट हॉल ने दोनों साम्राज्यों के हर छोटे बड़े गांव में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। वे हर साल आम लोगों के बच्चों का फ्री में स्पिरिट जगाते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाकी आम स्पिरिट मास्टर्स को वजीफा देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे दुनिया के सारे होनहारों पर कब्जा कर रहे हैं। ये चाल बहुत ही सधी हुई है। तुम्हारा हर एक शब्द शुए चिंघे की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसने आंखें फाड़कर तुम्हें देखा। उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं। यह कोई अनपढ़ नहीं है, इसने तो स्पिरिट हॉल की जड़ों को उखाड़ कर रख दिया। ऐसी अंदर की जानकारी तो हमारे गुप्तचर भी नहीं ला पाए। एक आम इंसान को यह सब कैसे पता? अभी तक प्रिंस बनने का नाटक कर रहा बंदा झटके से खड़ा हुआ और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर झुक गया। उसका लहजा पूरी तरह बदल चुका था। सर, आपका ज्ञान तो अतुलनीय है। चिंघे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको अपने पैलेस में आमंत्रित करता हूँ। जब मैं सम्राट बनूंगा तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तुमने पैलेस में सरकारी अफसर बनना तो स्वीकार नहीं किया, बस प्रिंस के गेस्ट के रूप में जुड़ने की बात मान ली। रास्ते में चलते हुए पैमन तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। मान गए जोंगली, पहले अपने सारे बिल्हू ताओ के नाम फाड़ते थे और अब सीधा प्रिंस के नाम। मुफ्तखोरी का दायरा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें बस रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते देख उसने चिढ़कर मुंह फेर लिया। नहीं बताना तो मत बताओ, आज से मैं तुम्हें मुफ्तखोर ही बुलाऊंगी। जब तुम दोनों शहर के गेट पर पहुंचे तो वहां गाली गलौज की आवाजें सुनाई दी। 7-8 लोगों का एक ग्रुप रास्ते पर खड़ा था। उनकी लीडर एक लड़की थी जो जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उसकी नजर हवा में तैरती पैमन पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हवा में कैसे उड़ रही है? ग्रुप में से एक मिडिल एज बंदा तेजी से आगे आया और चिल्लाया, लिविंग स्पिरिट। वो दौड़कर पैमन के पास आया। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। वो पैमन को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। ये तो बोल भी सकती है, कमाल है, ये तो इतिहास का पहला अजूबा है। पैमन उसकी घूरती नजरों से डर गई और झट से तुम्हारी पीठ के पीछे छुप गई। केवल अपना सिर बाहर निकालकर बोली, ओए सिरफिरे अंकल, अगर ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारा ऐसा नाम रखूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें तो मैं छोटा गंजा ही बुलाऊंगी। गांगजी, तुम्हारा क्या मतलब है? पास खड़े फ्लेंडर से अपनी हंसी रोकी नहीं गई। वो अपनी जांघ ठोकते हुए हंसने लगा। गांगजी, ये नाम तो तुझ पर बहुत जच रहा है। ओ छोटे गंजे, फ्लेंडर, अगर तू और हंसा तो हमारी दोस्ती खत्म। यू शियाओगांग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाया और तुम्हारी तरफ देखा जो अभी तक चुपचाप खड़े थे। सिर्फ एक नजर में ही उसका दिल दहल गया। तुम उस भीड़ में एकदम शांत और अलग खड़े थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक स्वाभाविक राजाओं जैसा रोब था। यू शियाओगांग ने अपनी हैरानी को दबाया और बहुत ही नम्रता से बोला, भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर कितनी है? मुझे पता है ये सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन एक स्कॉलर होने के नाते
मैं इस स्पिरिट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, खासकर इस पैमन के बारे में। उसका व्यवहार बहुत ही झुका हुआ था, लेकिन फुलैंडर और बाकी लोग पीछे खड़े होकर सिर हिला रहे थे। जब पता है कि पूछना अजीब है तो पूछ ही क्यों रहा है? तुमने आंखें झुका ली और सोच में पड़ गए। तुम इस दुनिया के थे ही नहीं और अब तुम्हारे पास इंसानी शरीर भी पूरा नहीं था, तो स्पिरिट पावर कहाँ से आती? सामने खड़े लोगों को देखकर उनकी बातों और हाव भाव से तुमने तुरंत पहचान लिया कि यह वही डुकुबो द्वारा रॉयल एकेडमी से भगाई गई श्रेक की टीम है। जोंगली, ये जन्मजात स्पिरिट पावर क्या होती है? पैमन अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आई और नासमझी से सिर हिलाने लगी। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। यू शियाओगांग मन ही मन हंसा। 29 साल की उम्र में भी 50 साल जैसा दिखता है। इसके पास तो रत्ती भर स्पिरिट पावर नहीं है, ये तो पूरी तरह से आम इंसान है। इतना दुर्लभ स्पिरिट होने का क्या फायदा जब स्पिरिट पावर ही शून्य है? रिसर्च के लायक भी नहीं बचा। वो पैमन को देखकर सोचने लगा कि काश इसकी आने वाली पीढ़ी ये स्पिरिट इनहेरिट कर पाए। मुंह पर झूठी हमदर्दी जताते हुए बोला, हम दोनों का नसीब कितना खराब है, स्पिरिट होकर भी किस्मत ऐसी पाई। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि कम से कम वो इस कचरे से तो बेहतर है। तुमने उसकी घटिया सोच पर ध्यान नहीं दिया, बस पैमन को प्यार से समझाने लगे। इस दुनिया में जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसकी स्पिरिट जागती है, उसी के साथ स्पिरिट पावर भी मिलती है। अगर पावर न हो तो इंसान ट्रेनिंग नहीं कर सकता और स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। भले ही आधी या 1 पॉइंट पावर हो, मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। ये पावर स्पिरिट की क्वालिटी और इंसान की काबिलियत पर निर्भर करती है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इतना साफ और लॉजिकल था कि सब लोग हैरान रह गए। इसे अनपढ़ कह रहे थे, ये तो इस प्रोफेसर से भी ज्यादा जानता है। फिर सबने यू शियाओगांग का उतरा हुआ चेहरा देखा और मन ही मन सोचने लगे, क्या इत्तेफाक है? 2 बिना काम के स्पिरिट वाले बंदे एक ही रास्ते पर निकल पड़े। वाह, स्पिरिट्स तो बहुत कूल होते हैं। पैमन की आंखें चमक उठीं। काश पैमन के पास भी कोई स्पिरिट होता। सबके चेहरे बिगड़ गए। तू खुद एक स्पिरिट है और तुझे स्पिरिट चाहिए? ये क्या बकवास है? भीड़ में चुपचाप खड़ी जू जूचिंग ने अचानक नजरें उठाईं और तुम्हें घूरने लगीं। तुमने भी उसकी तरफ देखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ी। इस लड़की की नजरें बहुत अजीब थीं। उसमें एक जाना पहचानापन था, एक हैरानी थी और एक गहरा अविश्वास था, जैसे उसने तुम्हें पहले कहीं देखा हो। जू जूचिंग के दिमाग में सपने की वो यादें ताजा हो गईं। वो पीला सुनहरा रोशनी का गोला, वो सुकून देने वाली भारी आवाज और वो शब्द, चट्टानों का बोझ हमेशा सुकून देता है, यानवांग एम्परर। फिर उसने तुरंत सिर हिलाकर इस बेतुके ख्याल को झटक दिया। उतना महान देवता एक मामूली आम इंसान कैसे हो सकता है? बस शक्ल सूरत मिलती होगी। जूचिंग, किसे देख रही हो? दाई मुबाई ने उसकी नजर का पीछा किया और उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। दाई मुबाई, हम इतने करीब नहीं हैं, मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, जू जूचिंग ने ठंडे लहजे में कहा और नजरें फेर लीं। दाई मुबाई गुस्से से तिलमिला उठा। जब उसने तुम्हारा शांत और हैंडसम चेहरा देखा तो पुराना और नया गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। एकेडमी से निकाले जाने का गुस्सा तो पहले से ही था, अब इस चिकने चेहरे वाले आम इंसान की यह हिम्मत कि उसकी मंगेतर पर डोरे डाले, ये तो मरने के लक्षण हैं। वो क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। दाई मुबाई, रुक जाओ। जू जूचिंग का चेहरा बदल गया। वो एक आम इंसान है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। ये तियानदो शहर है, अंजाम सोच लेना। फ्लेंडर और जाओ वुजी हाथ बांधे पीछे खड़े रहे, रोकने का नाम नहीं लिया। माँ होंगजुन और ऑस्कर तो मजे ले रहे थे। ओ पीले बाल वाले, तुम क्या करने वाले हो? पैमन तुमसे डरती नहीं है? पैमन की आवाज कांप रही थी। वो डर के मारे तुम्हारी पीठ पीछे छुप गई और सिर्फ अपना सिर बाहर निकालकर दाई मुबाई को देखने लगी। दाई मुबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने घूंसा कसा और आगे बढ़कर बोला, छोटे जीव, संभल कर बोल वरना बुरा अंजाम होगा। जैसे ही दाई मुबाई हमला करने ही वाला था, पैमन अचानक तुम्हारी पीठ के पीछे से निकलकर सामने आई और सीना ठोक कर चिल्लाई, हम कोई आम इंसान नहीं हैं। जोंगली तो प्रिंस के खास मेहमान हैं। प्रिंस शुए चिंघे खुद हमारी इज्जत करते हैं। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक बिना स्पिरिट पावर वाला आम इंसान प्रिंस का गेस्ट? दाई मुबाई हंस पड़ा। प्रिंस का गेस्ट? फिर तो मैं भी स्टार लुओ एम्पायर का तीसरा राजकुमार हूँ। उसने पैमन की बात को मनगढ़ंत कहानी समझा और तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी पल तुम उसे नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे खड़ी जू जूचिंग की तरफ देखने लगे। छोटी बच्ची, क्या हम पहले कभी मिले हैं? सबकी सांसें अटक गईं। सामने वाले की धमकी को ठेंगा दिखाकर सीधा उसकी मंगेतर से फ्लर्ट? ये बंदा तो बहुत जिगर वाला निकला। जू जूचिंग ने जब तुम्हारी शांत आंखों में देखा तो उसके कान लाल हो गए। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, उसका ये शर्माता हुआ रूप देखकर श्रेक के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। क्या ये वही बर्फीली और कड़क जू जूचिंग है? लगता है दाई भैया का पत्ता कटने वाला है। माँ होंगजुन के मुंह से जोर से निकल गया। इस बात ने दाई मुबाई के गुस्से में घी का काम किया। प्रिंस साहब, आप आ गए। पैमन तुरंत उड़कर शुए चिंघे के पास गई। ये बंदा हमें धमका रहा था, सिर्फ इस दीदी ने हमारी मदद की। शुए चिंघे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिन दिहाड़े उसकी रियासत में उसके खास मेहमान पर हमला। उसने पैमन के इशारे पर जू जूचिंग को देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। अरे सच में क्राउन प्रिंस? निंग रोंगरांग बोली। शुए चिंघे ने उसे पहचान लिया। रोंगरांग बहन? निंग रोंगरांग जब तुम्हें विश करने आगे आई तो श्रेक की पूरी टीम का दिमाग घूम गया। ये सच में प्रिंस का खास मेहमान है। शुए चिंघे को जैसे कुछ याद आया
उसका चेहरा भयानक हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि जोंगली सर मेरे सबसे खास मेहमान हैं। उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। उसने अभी अभी तुम्हें अपना गेस्ट बनाया था और तुरंत ही किसी ने आकर बदतमीजी कर दी। ये तुम्हारा नहीं, सीधा उसके पैलेस का अपमान था। उसकी नजर में तुम एक सदी में पैदा होने वाले महाज्ञानी थे। ईश्वर ने तुम्हें अपार बुद्धि दी पर स्पिरिट पावर नहीं दी। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है जोंगली सर पर हमला करने के लिए? उसकी नजरों में खौफनाक कातिलाना एहसास था। श्रेक के लोग सहम गए। किसने सोचा था कि एक बिना पावर वाला इंसान प्रिंस के लिए इतना खास होगा? निंग रोंगरांग तो सबसे ज्यादा हैरान थी। उसने प्रिंस को कभी इतना हिंसक नहीं देखा था। फ्लैंडर और जाओ वुजी का दिल बैठ गया। शहर में आते ही चौथे राजकुमार से दुश्मनी ली और अब क्राउन प्रिंस से पंगा। चौथा राजकुमार तो बस बदमाश है पर क्राउन प्रिंस तो कल का राजा है। इस कचरे में ऐसा क्या है जो प्रिंस इतना भड़क रहा है? मेरे भाई तांग सान के पास अपार ज्ञान है। वो इस फालतू बंदे से 1000 गुना बेहतर है। उसे तो इस पोस्ट की कोई परवाह भी नहीं है। श्याओ, वो अचानक बोल पड़ी। तांग सान ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। तू किस गाजर की मूली है रे खरगोश? पैमन ने हवा में उड़ते हुए गुस्सा जताया। जोंगली कोई कचरा नहीं है। उनके ज्ञान की तारीफ करने बैठूं तो 3 दिन कम पड़ जाएंगे। खरगोश! श्याओ वो का दिल धक से रह गया। इम्पॉसिबल, मैंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। ये बिना स्पिरिट वाला जीव मेरी असली पहचान कैसे ताड़ गया? उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, वाह, छोटा जीव तो मालिक का बड़ा वफादार निकला। बिल्कुल नहीं, तुम सब बुरे लोग हो। पैमन ने पैर पटके और तुम्हारी पीठ पीछे छुपकर रोने लगी। जोंगली, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में एक पीली सुनहरी चमक कौंधी। 6000 सालों से जीवित रहने के कारण तुम ऐसी चींटियों जैसी धमकियों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पैमन तुम्हारे साथ इस दुनिया में आई थी। वो तुम्हारी अपनी थी और अपनों की रक्षा करना तुम्हारे खून में था। इससे पहले कि प्रिंस कुछ बोल पाता, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक भयानक पीली सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। तुम्हारी एम्बर जैसी आंखें सोने की तरह चमकने लगीं। एक असीम और भारी दबाव पूरी जगह पर छा गया। शुए चिंघे और जू जूचिंग का दिल कांप उठा। ये एहसास, ये बहुत जाना पहचाना था। ये वही सपने वाली आवाज थी जो हमेशा पहाड़ की तरह अडिग रहती थी। चट्टानों का बोझ हमेशा सुकून देता है। यानवांग एम्परर। शुए चिंघे का पूरा शरीर कांपने लगा और तुम्हारे माथे पर प्राचीन सुनहरे पीले रंग के ड्रैगन हॉर्न्स धीरे धीरे उभरने लगे। जोंगली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पैमन गुस्से में तुम्हारे पीछे छुप गई और अपना छोटा सा मुंह बनाकर सामने वालों की तरफ घूरने लगी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सामने खड़ा शुए चिंघे जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक झटके में सुनहरी पीली रोशनी हवा में फट पड़ी। शुए चिंघे और जू जूचिंग दोनों के दिल एक साथ दहल गए। उनके मन में एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास कौंध गया। तुम्हारी एम्बर जैसी आंखों में चमकती हुई सुनहरी लकीरें उभर आई थीं। एक कदम और ऐसा लगा जैसे हजारों पहाड़ों का भयानक बोझ एक साथ पूरे इलाके पर टूट पड़ा हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या ये एक मामूली आम इंसान नहीं था? यानवांग एम्परर, ये ताकत, ये वही भारी रॉक गॉड वाली ताकत है। शुए चिंघे के लिए यह एहसास बिल्कुल नया नहीं था। ये वही चेहरा और वही रुतबा था जो उसे हर रात सपने में दिखता था। जिस शख्स को वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था, वो अचानक इस तरह उसके सामने आ खड़ा होगा, उसने सोचा भी न था। ये वही है, 100% वही है। शुए चिंघे का पूरा शरीर कांपने लगा। खौफ, एक्साइटमेंट और एक अजीब सा अनजाना एहसास उसके दिल में उमड़ पड़ा। तुम्हें शायद कुछ एहसास हुआ। तुम्हारे कदम एक पल को रुके और जैसे ही तुमने दूसरा कदम रखा, तुम्हारे आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया। येलो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक, 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 रेड, रेड। 9 स्पिरिट रिंग्स एक के बाद एक तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलकर हवा में तैरने लगीं। सुनहरी पीली रंग की ड्रैगन सींगें तुम्हारे माथे को चीरती हुई बाहर आईं, जो धूप में बेहद ठंडी और खौफनाक चमक दे रही थीं। पूरा मैदान सन्न रह गया। आसपास खड़े लोग डर के मारे उल्टे पैर पीछे भागे। टाइटल डोलू, 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग वाला टाइटल डोलू। फ्लैंडर और उसकी पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। माथे से पसीना बहकर गालों पर आने लगा। उंगलियां तक कांप रही थीं। पैमन ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया। गोल गोल आंखों में ढेरों सवाल तैर रहे थे। जोंगली, तुम्हारे पास ये रंग बिरंगे चूड़े कब से आ गए? वो मुंह से झूठ नहीं बोल पाती थी, पर दिल की बात अच्छी तरह जानती थी। दूसरों के सामने उसने हमेशा यही कहा कि तुम एक बहुत ही साधारण से बंदे हो जिसे कुछ नहीं आता, पर उसने कभी मोराक्स का नाम नहीं लिया, उस यानवांग एम्परर का नाम नहीं लिया जिसने राक्षसों के दौर को खत्म करके हजारों साल तक लियुए पर राज किया था। शुए चिंघे और जू जूचिंग भी पूरी तरह कंफ्यूज थे। उनकी यादों के यानवांग एम्परर को कभी इन फालतू रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर इस वक्त बहस का टाइम नहीं था। तुम्हारा सिर्फ वहां खड़े रहना ही लोगों का दम घोंटने के लिए काफी था। ऊपर से ये ड्रैगन स्पिरिट अवतार और उस पर 10 लाख साल पुरानी रेड रिंग। श्रेक के सारे बंदे भीगी बिल्ली बन चुके थे। दाई मुबाई का चेहरा तो ऐसा पीला पड़ा था जैसे खून का एक कतरा भी न बचा हो। अभी अभी डुकुबो से पंगा लिया था और अब सीधा उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक बंदे से टकरा गया। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। भीड़ में भी भगदड़ मच गई। सब अवाक थे। जोंगली, ये बंदा तो 10 लाख साल की रिंग वाला टाइटल डोलू निकला। क्या इसका स्पिरिट वो उड़ने वाला खिलौना नहीं था? तुझे क्या पता बे, इसे ट्विन स्पिरिट्स कहते हैं। तमीज से नाम ले। जोंगली साहब बोल। ये सब बातें तांग सान के कानों में पड़ी तो उसका दिल बैठ गया।
ट्विन स्पिरिट्स, और पहले स्पिरिट को ही टाइटल डोलू लेवल तक ले गया। यानी वो जब चाहे अपने दूसरे स्पिरिट पैमन को भी रिंग्स दे सकता है, और जब दूसरा स्पिरिट पूरा हो जाएगा तो 9 की 9 रिंग्स 50,000 साल से ऊपर की होंगी। ऐसा बंदा तो अजेय बन जाएगा। और सबसे खौफनाक बात, ये एक साथ दोनों स्पिरिट्स इस्तेमाल कर रहा है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। एक तो लिविंग स्पिरिट वैसे ही दुर्लभ होता है, ऊपर से दोनों स्पिरिट्स को एक साथ चलाना तो कभी सुना ही नहीं था। तभी तुम्हारे कान में एक भारी और धीमी आवाज गूंजी, दोस्त क्या तुम तांग हाओ को थोड़ा सा मान दे सकते हो? इन बच्चों को एक बार छोड़ दो, भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। छुप कर बैठा तांग हाओ भी अंदर से हिला हुआ था। ट्विन स्पिरिट्स, टाइटल डोलू, 10 लाख साल की रिंग। अगर मैं इससे भिड़ा तो बहुत भारी पड़ेगा। उसकी अपनी 10 लाख साल वाली रिंग का चक्कर अलग था, पर तुम्हारी ताकत देखकर साफ लग रहा था कि तुमने खुद 10 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट का शिकार किया है। ऐसा कड़ा बंदा अगर जंग लंबी खिंच गई तो उसकी पुरानी चोटें उभर आएंगी, फिर तांग सान का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। वो तो बस तांग सान और श्याओ वो को बचाने के लिए बीच में आया था, बाकी दुनिया मरे या जिए उसे क्या फर्क पड़ता था। पर रुको, ट्विन स्पिरिट्स और श्याओ वो? तांग हाओ का दिल धक से रह गया। 10 लाख साल की स्पिरिट रिंग तो कोई टाइटल डोलू दोबारा नहीं सोख सकता, पर स्पिरिट बोन हड्डी तो किसी भी लेवल पर सोखी जा सकती है। सामने से चलकर आई 10 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट को यह बंदा भला कैसे छोड़ेगा? भीड़ में खड़ी श्याओ वो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, हाथ पैर ठंडे हो गए थे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यह बंदा टाइटल डोलू है तो मैं कभी मुंह न खोलती, चुपचाप पीछे खड़ी रहती तो कुछ न होता। पर अब ये ट्विन स्पिरिट्स वाला डोलू है, मेरे भागने का तो चांस ही खत्म हो गया। मुझे एक जवाब चाहिए। तुम्हारे होंठ हल्के से हिले, तुम्हारी शांत आवाज हवा को चीरती हुई सीधा तांग हाओ के कानों में पहुंची, बिना किसी उतार चढ़ाव के। तांग हाओ के माथे की नसें फूल गईं, हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसने हमला करने का सोचा, पर अंजाम बहुत भारी था। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उसने अपने गुस्से को दबाया और कदम पीछे खींच लिए। दोस्त, अगर तुम इस खरगोश को जान से न मारो तो तांग हाओ तुम्हें एक ऐसा खजाना देगा जिसकी कीमत इसके बराबर होगी। तुम्हारी भौहें हल्की सी तनी। मैंने कब कहा कि मैं श्याओ वो को मारना चाहता हूँ? ये तांग हाओ खुद ही क्या क्या खिचड़ी पका रहा है। खैर जो भी हो, इस खरगोश ने तुम्हारी तौहीन की थी तो थोड़ा हर्जाना यानी मेंटल डैमेज फंड वसूलना तो बनता ही था। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मुझे या पैमन को परेशान नहीं करेगी तो मैं जोंगली कभी इसका शिकार नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट? तांग हाओ ने राहत की सांस ली। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था कि तुम फालतू का शो ऑफ पसंद नहीं करते। जब तक दाई मुबाई ने उंगली नहीं की तुमने अपनी ताकत छिपाई रखी। ऐसे लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं। ठीक है, आदमियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पक्का। तांग हाओ ने मन ही मन सोचा, ठहरो जरा, जब तांग सान टाइटल डोलू बनेगा तब आज जो खोया है सब वापस छीन लेंगे। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें बस इतना दिखा कि तुमने अपनी ताकत दिखाई और चुपचाप खड़े रहे। तभी झाड़ियों में से एक पुराना लकड़ी का बक्सा उड़ता हुआ आया और तुम्हारे ठीक सामने आकर गिरा। पैमन, इसे संभाल लो, ये हमारा हर्जाना है। पैमन कूदकर नीचे आई। जैसे ही उसका छोटा सा हाथ बक्से से टकराया वो गायब हो गया, जैसे किसी स्टोरेज टूल में चला गया हो। सब लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। हर्जाना? यानी किसी ने पीछे से डील कर ली, और डील की वजह जाहिर तौर पर यही श्रेक वाले थे, दाई मुबाई। तुमने अचानक उसका नाम लिया। आवाज भारी नहीं थी, पर दाई मुबाई का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। जिस बंदे से उसके अपने सम्राट पिता पंगा लेने से डरते, ये बेवकूफ खुद जाकर उससे भिड़ गया। ये सब उसके गुस्से का नतीजा था। जब तुम इतने रोबदार दिख रहे थे तो वो बिना सोचे समझे क्यों सांड की तरह चढ़ गया। धड़ाम! दाई मुबाई बिना एक सेकंड गंवाए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुमने हरजाना ले लिया था, फिर भी उसका नाम लिया। यानी वो हरजाना उसकी जान के बदले नहीं था। थप्पड़! उसने बिना कुछ कहे अपने ही मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। फ्लैंडर और बाकी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तुम उन गुरुओं को परेशान नहीं कर रहे थे, यही बहुत बड़ी मेहरबानी थी। वो सब मिलकर भी तुम्हारी एक उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यू शियाओगांग तो तुम्हें और पैमन को ऐसी नजरों से घूर रहा था मानो पागल हो जाएगा। हम दोनों का स्पिरिट एक जैसा था। फिर ये ट्विन स्पिरिट वाला टाइटल डोलू कैसे बन गया? 10 लाख साल की रिंग। ये बंदा तो तांग सान के फ्यूचर से भी आगे निकल गया। फ्लेंडर और जाओ वुजी मन ही मन समझ गए थे, तांग हाओ जैसा बंदा भी पीछे हट गया। यानी इस जोंगली साहब से पंगा लेना मतलब सीधा मौत को दावत देना। बढ़िया, इस पीले बाल वाले को उसकी गलती की सजा मिल गई। पैमन ने गर्व से तुम्हारे कंधे थपथपाए और अपनी ठोड़ी ऊपर करके बोली, जोंगली तुम उतने भी नल्ले और बेकार नहीं हो जितने दिखते हो। आसपास के सारे लोगों ने थूक गटका। पैमन को देखने का सबका नजरिया बदल चुका था। अब आप रे, नल्ला और बेकार। जिस बंदे ने एक झटके में दाई मुबाई को घुटनों पर लाकर थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया, उसे यह छोटी सी चीज नल्ला बुला रही है? ये सिर्फ यही बोल सकती है। अगर खुद न सुनते तो कोई यकीन न करता। प्रिंस साहब की पारखी नजरें माननी पड़ेंगी। ऐसा बंदा ढूंढ कर लाए हैं, सच में अद्भुत। आसपास की झूठी तारीफें सुनकर तुम्हारी पलकें हल्की सी फड़कने लगीं। तुमने खुद को थप्पड़ मार रहे दाई मुबाई को देखा
और बातें गले में ही अटक गईं। तुम तो बस थोड़ी तमीज और लॉजिक से बात करने आए थे, पर सामने वाला सीधा घुटनों पर गिरकर थप्पड़ मारने लगा। कायरता की हद होती है। पैमन को लगा कि दाई मुबाई को उसकी सजा मिल गई है तो बात खत्म हो गई। खून खराबा वैसे भी उसे पसंद नहीं था। तुमने हल्का सा हाथ हिलाया और अपना स्पिरिट अवतार वापस ले लिया। रिंग्स गायब हो गईं। तुम्हारे लिए एक स्पिरिट मास्टर का नाटक करना बच्चों का खेल था। जैसे तीवत में पहचान छुपाने के लिए विजन की नकली कांच की गोली रखी थी, वैसे ही यहाँ टाइटल डोलू की 9 रिंग्स का दिखावा कर लिया। ये मोराक्स का पुराना तरीका था। और पैमन, वो तो तुम्हारा नकली स्पिरिट बन ही चुकी थी। भीड़ में खड़ा शुए चिंघे तुम्हें अजीब नजरों से देख रहा था। भले ही तुम्हारा यह रूप सपने वाले यानवांग एम्परर से थोड़ा अलग था, पर वो भयानक दबाव एकदम असली था। उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी, जब दुनिया में सारे दानव और देवता भिड़ रहे हों तो मुझे सत्ता का लालच नहीं, पर आम जनता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये सोचते ही शुए चिंघे का माथा ठनका। अरे रुकिए, जब वो बड़ा सा पत्थर आसमान से गिरा था तब तो मैं भी उसकी चपेट में आई थी। यानी नाटक में असली विलन तो मैं ही थी। मैं तो एंजल गॉड की वारिस हूँ, मैं विलन कैसे हो सकती हूँ? उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसकी नजर श्रेक की टीम के उस साधारण से लड़के पर पड़ी। तांग सान और श्रेक के 7 सितारे। जालिंग पास की जंग में इन्होंने स्पिरिट हॉल के कई सूरमाओं को मारा था। क्या इन्हें अभी अपने साथ मिला लूं? या फिर ये ख्याल आते ही उसने झटक दिया। शुए चिंघे का घमंड उसे ऐसी ओछी हरकत करने की इजाजत नहीं देता था। पुराने वक्त में भी मैंने तांग सान को कई मौके दिए थे। क्या इस जन्म में हम दोस्त बन सकते हैं? थप्पड़ों की आवाज अभी भी आ रही थी। तुमने रोकने को नहीं कहा था तो दाई मुबाई की रोकने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने देखा कि तुमने स्पिरिट वापस ले लिया है, तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। चलो, जान तो बच गई। एक अगरबत्ती जलने जितना टाइम बीत गया। दाई मुबाई का चेहरा सूजकर कुप्पा हो चुका था। निंग रोंगरांग से देखा नहीं गया। उसने अपने दांत भींचे और शुए चिंघे के पास जाकर उसकी आस्तीन खींची। भैया, दाई मुबाई को बहुत सजा मिल चुकी है। प्लीज जोंगली साहब से कहिए ना कि उसे माफ कर दें। प्रिंस कहने में दूरी लगती थी, इसलिए भैया कहकर थोड़ा अपनापन जताया। घुटनों पर पड़ा दाई मुबाई ये सब सुन रहा था। उसका दिल भर आया। उसने कभी रोंगरांग को धमकाया था और आज वही उसकी जान की भीख मांग रही थी। शुए चिंघे ने रोंगरांग को देखा। मन में कई ख्याल आए। यह भी श्रेक की मेंबर है। रोंगरांग बहन, गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। जोंगली सर जैसा ज्ञानी इंसान अगर आज अपनी ताकत न दिखाता और मैं टाइम पर न पहुंचता तो क्या तुम लोग उन्हें छोड़ देते? भैया प्लीज मदद कर दो ना। निंग रोंगरांग ने उसकी बांह पकड़कर बच्चों की तरह जिद की। यह पैंतरा उसके घर में हमेशा काम करता था। शुए चिंघे का माथा भनभना गया। वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि तुमने हाथ हिला दिया। प्रिंस साहब, परेशान मत होइए। दाई मुबाई को उसकी सजा मिल चुकी है। बात यहीं खत्म करते हैं। श्रेक के लोगों के चेहरे खिल उठे। दाई मुबाई के हाथ रुके और उसने तुरंत जमीन पर 2 बार सिर पटका। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैमन की आंखें अचानक चमकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो अपने छोटे हाथ मलते हुए शुए चिंघे की तरफ देखने लगी। प्रिंस साहब, आप जोंगली से मिलने आए थे ना? दोपहर होने वाली है। आप हमें कोई ग्रैंड लंच कराने वाले हैं क्या? इस बात ने शुए चिंघे को जगा दिया। पहले उसे लगा था कि तुम्हारे पास स्पिरिट पावर नहीं है, तो वो एक नॉर्मल पैसों वाला कार्ड लाया था, पर अब जब तुम खुद एक महाशक्तिशाली टाइटल डोलू निकले तो वो कार्ड देना बेइज्जती होती। उसने थोड़ा सोचा और अपनी कलाई से एक कीमती ब्रेसलेट निकालकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया। सर, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसमें आपके और छोटे पैमन के लिए गिफ्ट्स हैं। अरे, मेरे लिए भी गिफ्ट है? पैमन ने खुशी खुशी ब्रेसलेट थाम लिया। थैंक यू सो मच प्रिंस साहब। छोटे पैमन, तुम्हारा तो हक बनता है, और मुझे प्रिंस मत कहो, बस चिंघे बुलाओ। ठीक है चिंघे, मुझे बहुत दिनों से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। आखिरी बार जब मुझे गिफ्ट मिला था तब अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और जोर जोर से खांसने लगे। खंस खंस खंस। पैमन ने हैरान होकर तुम्हारी तरफ देखा। जोंगली, क्या हुआ तुम्हें? उसकी मासूम आंखों में सच्ची चिंता थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारी पोल खोलने वाली थी। बस थोड़ा ठंड का असर है। तुमने बिना चेहरा बदले सफेद झूठ बोल दिया। आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे और सब समझ गए। अच्छा, छोटे जीव के मुंह से कोई राज न निकल जाए, इसलिए जानबूझकर बात काट दी। बस वो बेचारी छोटी सी पैमन ही बेखबर थी। ठंड लगी है तो दवाई लो ना। पता नहीं इस शहर में डॉक्टर बैशु जैसा कोई वैद्य है या नहीं, चलो ढूंढते हैं। उसका ये भोलापन देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में कभी कोई चालाकी आई ही न हो। कोई बात नहीं, मेरा शरीर 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। पैमन ने समझदारों की तरह सिर हिलाया। सही बात है, तुम तो रॉक गॉड हो, ठंड तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। चिंघे, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें लंच पर ले चलती हूँ। शुए चिंघे हंस पड़ा। बिल्कुल, जब सर ने बुलाया है तो टाइम ही टाइम है। ग्रेट, चलो चलो। मैंने सुबह बस एक कटोरी मीठा टोफू खाया था, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम, पैमन और शुए चिंघे बातें करते हुए वहां से निकल गए। पीछे श्रेक की पूरी टीम सन्न खड़ी रही। बाप रे, वो बंदा तो बहुत खतरनाक निकला। माँ होंगजुन दबी आवाज में चिल्लाया। वो डुकुबो से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आसपास के लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। डुकुबो का दबाव जहरीला और डरावना होता था, पर तुम्हारा दबाव एक राजा की तरह महान और भारी था। छोटा सही कह रहा है, मुझमें और जोंगली साहब में जमीन आसमान का फर्क है। एक धीमी आवाज पीछे से आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए अभी भी चुटकियों का खेल है। डुकुबो, वो बूढ़ा जहरीला नाग वहां खड़ा था।
सबके चेहरे पीले पड़ गए। लगा कि अब नहीं बचेंगे, पर डुकुबो ने उन्हें एक नजर देखा और चुपचाप मुड़कर चला गया। फ्लेंडर और बाकी लोगों की सांस में सांस आई। छोटे, आइंदा अपनी जुबान पर लगाम रखना। किसी को नहीं पता था कि डुकुबो के दिमाग में क्या चल रहा था। तुम प्रिंस के खास मेहमान कैसे बन गए? तुमसे दुश्मनी लेने की हिम्मत तो वो सपने में भी नहीं कर सकता था। उसे याद था जब वो तुमसे पहली बार मिला था, तुमने सीधा कहा था, बूढ़े इंसान, तुम जहरीले हो चुके हो। जब उसने हमला करना चाहा तो तुमने बिना स्पिरिट खोले सिर्फ एक हाथ से उसे जमीन पर पटक दिया था। उसी पल उसे समझ आया था कि वो अपने ही स्पिरिट के जहर से मर रहा है, और तुम न सिर्फ वो जहर देख सकते थे बल्कि उसका इलाज भी जानते थे। वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा था। बाद में तुमने उसका और उसकी पोती डुकुयान का जहर निकाला था। उसने तुम्हारी वो तबाही मचाने वाली ताकत अपनी आंखों से देखी थी। बहुत खतरनाक, हद से ज्यादा खौफनाक, ऐसा बंदा जिससे खुद टाइटल डोलू डरते हों। प्रिंसेस की कहीं तीनों बातें पूरी हो गईं। अपनी और यान यान की भलाई के लिए मुझे इस जोंगली और प्रिंस से दूर ही रहना चाहिए। तियानदो शहर के एक होटल के बाहर तुम, शुए चिंगहे और पैमन तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन था। एक होटल? पैमन ने अनजाने में नाम पढ़ा। उसका छोटा सा चेहरा हैरानी से भरा था। तुम्हारी भौहें हल्की सी तनी। तुमने धीमे से कहा, इस नाम में एक अलग ही लेवल का आर्ट है। नाम रखने वाला या तो महाज्ञानी है या फिर। तुमने बात आधी अधूरी छोड़ दी। शुए चिंगहे तियानदो शहर में पिछले 10-12 सालों से रह रहा था, पर उसने भी यह दुकान पहली बार देखी थी। वो वैसे भी बाहर कम ही खाता था, तो उसे न पता होना नॉर्मल था। जोंगली, चिंगहे, अपन कहीं और चलें क्या? यह जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। पैमन ने संभल कर आइडिया दिया। हाँ। तुम दोनों लगभग एक साथ बोले और तुरंत मुड़कर जाने लगे। दोनों का यह फैसला इतना क्विक था कि पैमन एक पल को हक्की बक्की रह गई, फिर जल्दी जल्दी भागते हुए तुम्हारे पीछे आई। जब बात तियानदो शहर के टॉप होटल्स की हो तो प्रिंस शुए चिंगहे से बेहतर कोई नहीं जानता था। थोड़ी ही देर में तुम तीनों 7 ट्रेजर्स होटल के सामने खड़े थे। ये होटल 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का है। खाने से लेकर सर्विस तक यह पूरे शहर में सबसे बेस्ट है। शुए चिंगहे ने साइड में होकर इंट्रो दिया। क्यों ना हम यहीं खाना खाएं? 7 ट्रेजर्स सेक्ट दुनिया का सबसे अमीर सेक्ट माना जाता है। ये हर बिजनेस में टॉप पर है, तो अपना नाम तो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। पैमन की आंखें चमक उठीं, उम्मीदें हाई हो गईं। तुमने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। होटल के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ सोने की चमक फैली हुई थी। तुमने एक नजर में ताड़ लिया कि यह सब असली सोना है। तभी एक मिडिल एज मैनेजर बड़े सलीके से आगे आया। उसने हाथ छाती पर रखा और झुककर प्रणाम किया। आप तीनों का स्वागत है। प्रिंस साहब को मेरा प्रणाम, और जोंगली सर को भी। उसने पहले ही सुन रखा था कि प्रिंस के साथ आया ये बंदा एक टाइटल डोलू लेवल का खास मेहमान है, जिसे गलती से भी नाराज नहीं करना है। पर हवा में तैरती ये छोटी सी चीज क्या थी? वो दिन रात रईसों के चक्कर में रहता था। उसे शहर की अफवाहों का क्या पता? एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसके मुंह से निकल गया, और ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ? यूएफओ किसे बोल रहा है बे? मैं पैमन हूँ। पैमन! पैमन हवा में पैर पटकते हुए गुस्सा हो गई और जोर से चिल्लाई। मैनेजर के माथे से पसीना छूट गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा। सॉरी सॉरी छोटी पैमन जी, गुस्सा मत होइए। भरपाई के लिए आपको एक स्पेशल स्वीट डिश फ्री में दूं? सच्ची? अंकल आप तो बहुत अच्छे हो। एक सेकंड पहले भड़की हुई पैमन तुरंत खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। मैनेजर वहीं भौचक्का खड़ा रह गया। इसे पटाना इतना आसान था? मैनेजर तुम्हें एक लग्जरी प्राइवेट रूम में ले गया। मेन्यू देखते वक्त पैमन को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत मैनेजर को टोका, भैया सी फूड समुद्री खाना बिल्कुल मत लाना, जोंगली को सी फूड पसंद नहीं है। शुए चिंगहे ने यह बात सुनी और चुपचाप अपने दिमाग में नोट कर ली। गहरे समुद्र की चीजें अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो, तुमने सहज होकर कहा। तुम अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपते थे। बस जब भी सी फूड की बात आती तुम्हें हजारों साल पहले समंदर के राक्षसों से हुई जंग याद आ जाती थी, जिससे मन थोड़ा अजीब हो जाता था। नहीं नहीं, मुझे भी सी फूड नहीं खाना। पैमन ने झट से हाथ हिलाए। वो असल में तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। शुए चिंगहे को वैसे भी खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। जैसा सर कहें, कुछ स्पेशल डिशेज मंगवा लीजिए। जी हुजूर, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। खाना आने के दौरान पैमन कैजुअली शुए चिंगहे से गपशप करने लगी। शुए चिंगहे भी हर बात का मीठा और फ्रेंडली जवाब दे रहा था। उसके लिए पैमन तुम्हारा स्पिरिट थी, तो उसका दिल जीतना मतलब तुम्हारा दिल जीतना था। थोड़ी ही देर में 4 डिशेज और एक सूप टेबल पर लग गए। लाइट में खानों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बीफ की प्लेट। उसमें से हल्की हरी चमक निकल रही थी। ये बीफ टॉप क्वालिटी का है और इसे प्रिजर्व करने का तरीका भी कमाल है। तुमने एक नजर में पहचान लिया। इस मीट में स्पिरिट पावर छुपी है, यानी यह किसी स्पिरिट बीस्ट का मीट है। होटल वाले मौके पर तो बीस्ट को काटेंगे नहीं, तो इसे इतने ताजा रूप में रखना वाकई बड़ी बात थी। स्पिरिट बीस्ट का मीट आम लोग नहीं पचा सकते थे, क्योंकि बिना स्पिरिट पावर के इसकी एनर्जी से पेट फटने का डर रहता था। जाहिर है इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। लगता है सर को स्पिरिट बीस्ट मीट की भी अच्छी समझ है। शुए चिंगहे मुस्कुराया। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये बीफ खाया था तो मुझे लगा होटल वाले बासी खाना बेचकर चूना लगा रहे हैं। अब मेरे गुरुजी का सेक्ट था तो मैं हंगामा भी नहीं कर सकता था।
उसने अपनी यह बेवकूफ़ी वाली बात सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम दोनों के करीब आ सके और तुम्हें लगे कि वो तुम्हें अपना मानता है। वो सिर्फ गेस्ट वाले रिश्ते से खुश नहीं था, वो तुम्हें पूरी तरह अपनी तरफ खींचना चाहता था। अरे वाह चिंघे, तुम तो दुकान फोड़ने वाले थे क्या? पैमन का मुंह ठसाठस भरा हुआ था। वो हकलाते हुए बोली, ऐसा भी नहीं है, बस मैनेजर से दो दो हाथ करने की सोच रहा था। शुए चिंघे हंस पड़ा। तुमने मन ही मन में हंसी दबाई। स्पिरिट हॉल की राजकुमारी को ताज़ा स्पिरिट बीस्ट मीट की पहचान न हो, यह तो बस जानबूझकर बनाई गई कहानी है। पेट भरने के बाद जब तीनों आराम कर रहे थे, तुमने अचानक शांति से पूछा, चिंघे क्या तुम पैसे लाए हो? इस एक सवाल ने शुए चिंघे के होश उड़ा दिए। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। भाई, तूने मुझे लंच पर बुलाया था और अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं पैसे लाया हूं या नहीं? वो प्रिंस साहब, जोंगली की एक बुरी आदत है। पैमन की दबी कुचली आवाज आई। ये बंदा घर से बिना पैसों के निकलता है, वेल्थ का गॉड मोराक्स, और जेब में एक ढेला नहीं। ये बात अगर किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा। शुए चिंघे का दिमाग घूम गया। कोई बंदा बिना पैसों के बाहर कैसे निकल सकता है? रुको, क्या इसके पास सच में पैसे नहीं है? पिछली बार टोफू के पैसे भी मैंने ही भरे थे। वैसे तो डुकुबो ने तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे कई बक्से दिए थे, पर तुमने और पैमन ने उन्हें छुआ तक नहीं था। शुए चिंघे ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने अपना स्टोरेज टूल तो पहले ही पैमन को गिफ्ट कर दिया था और इस वक्त उसकी जेब में भी कैश नहीं था। पर अब बात यहाँ तक आ गई थी तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। जल्दी में निकला था तो मैं भी पैसे लाना भूल गया। तुम और पैमन दोनों सन्न रह गए। तो क्या अब बर्तन मांजने पड़ेंगे? पर कोई बात नहीं, प्रिंस पैलेस के नाम पर बिल लिखवा देते हैं। शुए चिंघे ने माहौल संभाला। उसकी हैसियत और निंग फेंगजी के शिष्य होने के नाते बिल पेंडिंग रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। थैंक गॉड। पैमन ने राहत की सांस ली, पर शुए चिंघे का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने तुरंत बात बदली। अरे नहीं नहीं, खिलाना तो हमें था, पर उल्टा तुम्हारा खर्चा हो गया। अगली बार हम पैसे लाएंगे और पक्का तुम्हें ग्रैंड ट्रीट देंगे। शुए चिंघे को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ बन रहा है। उसने पहले ही कहा था कि इनका सारा खर्चा प्रिंस पैलेस उठाएगा। जो गिफ्ट उसने दिया था उसमें पैसे भरे पड़े थे, पर इन दोनों बेवकूफों ने शायद उसे खोलकर भी नहीं देखा था। उधर दरवाजे के बाहर खड़े मैनेजर ने जब सुना कि बिल प्रिंस पैलेस के नाम कटेगा तो वो तुरंत मान गया। प्रिंस का बिल तो छोड़ो, फ्री भी खिलाना पड़े तो घाटा नहीं है। एक टाइटल डोलू को पटाने का मौका मिल रहा है। ये डील तो हर तरह से फायदे की है। तियानदो शहर के बाहर 7 ट्रेजर्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर 7 ट्रेजर्स सेक्ट का हेडक्वार्टर था। मेन हॉल में चेन शिन, गू रोंग और निंग फेंगजी तीनों शांत बैठे थे। काफी देर के सन्नाटे के बाद निंग फेंगजी भारी आवाज में बोला, स्टार लुओ एम्पायर के उस लफंगे की बेवकूफी की वजह से रोंगरांग ने एक 10 लाख साल की रिंग वाले ट्विन स्पिरिट टाइटल डोलू को लगभग नाराज ही कर दिया था। जब यह खबर सेक्ट में पहुंची तो तीनों ने उस लड़के को जी भरकर गालियां दी। गनीमत यह थी कि शुए चिंघे वहां मौजूद था और तुमने मामला संभाल लिया, वरना रोंगरांग की खैर नहीं थी। इस बार बच्ची ने सच में जल्दबाजी कर दी। चेन शिन और गू रोंग, जो हमेशा रोंगरांग को सिर पर बैठाकर रखते थे, इस बार शांत थे। भले ही तुम्हारे पास ट्विन स्पिरिट न भी होता, पर 10 लाख साल के बीस्ट को मारने वाली ताकत ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। क्या रोंगरांग को कुछ दिनों के लिए वापस बुला लें? गुरोंग को चिंता हुई, ऐसे खतरनाक बंदे से दुश्मनी मोल ले ली। अगर उसने छुपकर हमला कर दिया तो? अब देर हो चुकी है। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। अभी माहौल नॉर्मल रखते हैं। वो डोलू अभी तियानदो शहर में ही है। कल मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। वो बस प्रिंस पैलेस का एक गेस्ट है, यानी आजाद है। अगर हम उसे अपने सेक्ट में मिला लें। निंग फेंगजी की आंखों में एक चमक आ गई। शुए चिंघे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उधारी पर खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। होटल से निकलते ही उसने तुरंत विदा ली। रिश्ते बनाना अपनी जगह है, पर फिलहाल मुझे इस शर्मिंदगी से छुपने के लिए जगह चाहिए। जोंगली, चिंघे इतनी जल्दी में क्यों चला गया? कोई इमरजेंसी आ गई क्या? पैमन ने अपने गोल पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा। तुम तो उसके बॉस जैसे हो, चलें क्या उसकी मदद करने? तुमने उसके भागते हुए रूप को देखा और मन ही मन हंसे। लड़की है, शर्मा गई। इतने सालों का भगवान हूँ, मुझे सब समझ आता है। तुमने पैमन को देखा जो लगातार चपड़ चपड़ कर रही थी। ये छोटी सी चीज सच में चलती फिरती मिशन मशीन है। अगर इसकी बात का जवाब दे दिया तो तुरंत नया मिशन चालू हो जाएगा। तभी ट्रैवलर के पास कभी टाइम नहीं रहता था। 6000 साल पुराने भगवान के लिए फालतू के मिशन करना पॉसिबल नहीं था। उसे कोई काम होगा। चलो चलते हैं। पैमन हैरान रह गई। ये स्टोरी लाइन तो वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। अगर यहाँ ट्रैवलर होता तो दोनों छुपके से पीछे पीछा कर रहे होते। जोंगली, पैमन अपने छोटे पैरों से भागती हुई तुम्हारे पीछे आई। तुम अभी भी लियुए वाले मूड में हो क्या? रोज टहलना, चिड़िया उड़ाना और चाय पीना, ये लियुए नहीं है। हम इतनी दूर डोलो कॉन्टिनेंट आए हैं तो तियानदो, स्टार लुओ, स्पिरिट हॉल और स्टारडस्ट फॉरेस्ट, सब जगह घूमना तो बनता है ना। यही तो ट्रैवल का असली मजा है। पैमन बिना रुके बोले जा रही थी। तुम बस मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। 2 वक्त के खाने में ये छोटी सी चीज पट गई। तभी तो ट्रैवलर ने मॉन्डास्टार्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, पर एक ढेला भी नहीं मिला। रुको, तुमने अपने गाल पर हाथ रखा। लगता है मैंने भी ट्रैवलर को कभी पैसे नहीं दिए थे। खैर, पैसों से ज्यादा दोस्ती की वैल्यू होती है। पैमन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, रास्ता लंबा है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तुमने बात घुमाते हुए कहा। तुम भी नहीं चाहोगी कि रास्ते में खाने को कुछ न मिले, है ना? ये तो बहुत भयानक बात है।
पैमन तुरंत सीरियस हो गई। जोंगली, मुझे लगता है हमें सच में अच्छी तैयारी करनी चाहिए। पहले चाय की दुकान पर बैठते हैं। तुमने मन ही मन सांस भरी। ये बेचारी दिन में कम से कम 7 बार उल्लू बनती है। दूसरी तरफ श्रेक की टीम अभी भी तियानदो शहर के गेट पर चक्कर काट रही थी। ये शहर तो बहुत खतरनाक है यार। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और प्रिंस, चौथे राजकुमार और दो टाइटल डोलू से पंगा हो गया। जाओ वुजी ने हाथ बांधकर दुखी मुंह बनाया। फ्लेंडर, वापस श्रेक अकेडमी चलें क्या? सोतो सिटी में इतने सालों तक दादागिरी करने के बाद उन्होंने कभी ऐसा खौफ नहीं देखा था। एक दिन में 2 बार जान जाते जाते बची थी। हाँ सर, वापस चलते हैं और अपनी अकेडमी को ही बड़ा बनाते हैं। माँ होंगजुन भी डरा हुआ था। ऑस्कर भी समझाने लगा। फ्लेंडर चुपचाप खड़ा रहा। दाई मुबाई की वजह से उन्हें रॉयल अकेडमी से निकाला गया। फिर उसने 10 लाख साल की रिंग वाले डोलू से पंगा लिया। अगर थोड़ी पहचान न होती तो आज सब मारे जाते। वो तियानदो शहर में सिर्फ एक इंसान की वजह से रुका था, लियू एरलोंग। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वानबा एकेडमी, टीचर्स की जरूरत है। वानबा एकेडमी, ये तो वही एकेडमी है जो एरलोंग चलाती है। फ्लेंडर ने अनजान बनने का नाटक किया। थोड़ी बातचीत के बाद सब वानबा एकेडमी की तरफ बढ़ गए। रात ढलते ही तियानदो शहर पर अंधेरा छा गया। शहर की बड़ी बड़ी ताकतों के पास आज की खबरें पहुंच चुकी थीं। तियानदो पैलेस के अंदर सम्राट शुए ये के हाथ में सीक्रेट रिपोर्ट थी और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ट्विन स्पिरिट्स, टाइटल डोलू और 10 लाख साल की स्पिरिट रिंग, ये ताकत तो इस महाद्वीप के टॉप लेवल की है। चिंगहे, तुमने कहा कि यह जोंगली साहब अब तुम्हारे पैलेस के गेस्ट हैं। इतना खतरनाक बंदा तुम्हारे पैलेस में कैसे आ गया? पिताजी, जोंगली सर न सिर्फ बेहद ताकतवर हैं बल्कि इतिहास और ज्ञान के महापंडित हैं। शुए चिंगहे ने अदब से कहा। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने